सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। वेलकम टू दिस वेरी न्यू सीरीज कॉल्ड बायोलॉजी टॉपिक टॉनिक, जिसमें हम एक टॉपिक उठा करके बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंड रिटन फॉर्मेट के अंदर डिकोड करेंगे और उसके बाद उसके जो भी पॉसिबल रेलेवेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड फॉर्मेट के अंदर या जिस भी लेवल का वो टॉपिक है उस फॉर्मेट के अंदर हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज C3 पाथवे विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज C3 साइकिल और द केल्विन साइकिल। इसके बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं पहले, और उसके बाद वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द डायग्राम दैट इज बीइंग गिवन इन द एनसीईआरटी बुक। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि C3 जो पाथवे है इसको C3 पाथवे या C3 साइकिल या आपका केल्विन साइकिल क्यों कहा जाता है, ये रीजन आपका जस्टिफाई हमें करना पड़ेगा। सो इसे केल्विन साइकिल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इस पूरी की पूरी साइकिल को डिकोड किया था उनका नाम था मेल्विन केल्विन, तो इनके नाम के ऊपर ये साइकिल आपकी रखी गई है। एंड इसे C3 पाथवे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जो आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, आप बहुत गौर से देखिएगा, मैं स्टेबल को कैपिटलाइज करके लिख रहा हूं बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। पहला जो प्रोडक्ट बन सकता है वो 6 कार्बन का भी हो सकता है, लेकिन जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट दैट इज ऑफ 3 कार्बन फॉर श्योर। इसीलिए 3 कार्बन का होने की वजह से नाम में C3 लगाया गया। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो आपका कितने कार्बन का बनेगा, वो आपका 3 कार्बन का यहां पर बनेगा। एंड ये जो 3 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है इसका नाम क्या होता है दोस्तों, इसका नाम होता है PGA, राइट। इसे हम प्यार से कहते हैं 3P का मतलब फॉस्फो, G का मतलब ग्लिसरिक, A का मतलब एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और याद रखेगा कि आपका C3 और C4 साइकिल के अंदर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो एसिड होता है, तो PGA को फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड मत लिख दीजिएगा कभी, क्योंकि A जो है इट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर ग्लिसरल्डिहाइड, A से अल्डिहाइड भी स्टार्ट होता है। लेकिन आपको यह याद रखना है कि C3 और C4 साइकिल के अंदर पहला स्टेबल प्रोडक्ट एसिड बनेगा, तो रेदर देन अल्डिहाइड आप यहां पर कंफ्यूज ना होकर के एसिड ही मेंशन करेंगे, तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट यहां पर PGA आपका बन जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू मेंशन ओवर हियर इज कि आपका जो C3 पाथवे है वो एक यूनिवर्सल पाथवे है, राइट। यानी कि वो सारे के सारे प्लांट्स के अंदर होता है, विदाउट अ डाउट आपको ये चीज याद रखनी है। यानी अगर कल को हम लोग C4 पाथवे पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपका C3 होता है। सो देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। अगर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव हम लोग लेके चलें कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें सिर्फ C3 प्रचंड होता है, उन्हें C3 प्लांट कहा जाता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें C4 साइकिल होती है लेकिन C4 के अंदर भी C3 होता है। सो इट इज अ यूनिवर्सल पाथवे, इसको कोई छोड़ ही नहीं सकता। और इस पाथवे के अंदर क्या होता है मेरे दोस्त, आपके 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। तो ये 3 स्टेप्स कौन से हैं ये अब हम लोग नोट कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज योर कार्बोक्सिलेशन। मेरे भाई हम C3 पाथवे पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, और फोटोसिंथेसिस का मेन काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ करके उसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना। सो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ऐड भी तो करोगे एटमॉस्फेयर से, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज, अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड तो इंट्रोड्यूस कर दिया विच इज CO2। अब कार्बन के ऊपर अगर CO2 है तो 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं बस, यानी ये प्योर ऑक्सीडाइज्ड स्टेट के अंदर है। आपको अगर इसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे हाइड्रोजन भी लगाना पड़ेगा। और अगर आप हाइड्रोजन लगा रहे हो यानी आप CO2 को क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, राइट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। सो यहां पे आप क्या करोगे, रिडक्शन करोगे। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपके इनिशियल प्रोडक्ट्स थे जिन पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा था वो वैसे के वैसे रीजनरेट हो जाएं, क्योंकि आगे भी हमें इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है, तो रीजनरेशन आपकी यहां पर हो जाएगी। तो 3 स्टेप्स आपके टोटल हमें देखने को मिलते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप इज रिडक्शन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो अब ऐड हुआ है उसको आप
कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करोगे। एंड द थर्ड स्टेप इज रीजनरेशन, यानी जो पहले एक चीज थी जिसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ वो चीज वापस जाएगी, जिससे एक और बार नया कार्बन डाइऑक्साइड आ पाए। तो बार बार ये साइकिल आपकी चलती रहती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनर्जी मैट्रिक्स, राइट। अब हमें यह देखना है कि भैया एनर्जी कितनी लगेगी इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर, क्योंकि सवाल तो यहीं से आएगा कि कितनी एटीपी लगी, कितने एनएडीपीएच लगे एंड सो ऑन। सो जो आपका सेकंड प्रोसेस है कॉल्ड रिडक्शन, ओके, कार्बोक्सिलेशन फ्री में होता है। रिडक्शन की अगर आप बात करें तो पर CO2 मॉलिक्यूल, यानी एक CO2 मॉलिक्यूल अगर हम लोग फिक्स करते हैं तो एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करने पर आपको 2 ATP का खर्चा उठाना पड़ता है और आपका 2 NADPH का खर्चा उठाना पड़ता है पर CO2 मॉलिक्यूल। एंड अगर आप रीजनरेशन की बात करें, अगर आप रीजनरेशन की बात करें तो पर CO2 मॉलिक्यूल आपको सिर्फ 1 ATP का खर्चा उठाना पड़ता है। तो टोटल कितना हुआ? अगर आप एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करते हो, अगर आप एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करते हो तो 2 ATP आपको रिडक्शन में लगी और 1 ATP आपको रीजनरेशन में लगी। यानी टोटल कितना हो गया दोस्त यहां पे? अगर हम एक कंक्रीट एनालिसिस बनाना चाहें तो पर CO2 मॉलिक्यूल आपके 3 क्या लगे? ATP मॉलिक्यूल्स लगे एंड 2 क्या लगे? NADPH मॉलिक्यूल्स लगे। मानते हो? मानना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कोई, राइट। सो ये आपका कंप्लीट C3 पाथवे। अब हमें देखना है कि ये पाथवे होती कैसे। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू टेक एन एम्प्टी स्क्रीन, जहां पर सबसे पहले मैं आपको अच्छे तरीके से अपने हाथ से ये साइकिल ड्रॉ करके दिखाऊंगा और उसके बाद जो है मेरे दोस्त हम इसको फर्दर जो है किताब में समझेंगे, राइट। तो यहां पर अगर आप देखिए, फर्स्ट जो एक्सेप्टर होता है 5 कार्बन का होता है। इस 5 कार्बन के एक्सेप्टर को हम लोग क्या कहते हैं? RUBP, दैट इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट। अब ये 5 कार्बन का RUBP है, इसके ऊपर क्या होता है? CO2 अटैच होता है। इस CO2 ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे थे? कार्बोक्सिलेशन कह रहे थे। याद है सबको? बिल्कुल कह रहे थे। दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्टेप कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन, वेरी फर्स्ट स्टेप कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन हुआ और 5 कार्बन का जो ये कीटोज शुगर है RUBP, इसके ऊपर CO2 जुड़ गया। तो यहां पे क्या बनेंगे? 5+1 6 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनेगा, बट दैट इज अनस्टेबल। मैंने क्या कहा था? पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का होगा। तो ये जो 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट है ये आपका 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। 3 कार्बन का एक, 3 कार्बन का एक, जिसे हम क्या कहते हैं? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। ये आपका पहला स्टेप यहां पर कंप्लीट हो गया। अब ये जो फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद ये जो PGA बना है इसको आपको रिड्यूस करना है टू कार्बोहाइड्रेट। तो आप इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? ट्रायोज फॉस्फेट में। ये ट्रायोज फॉस्फेट आगे चल के कोई भी कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज बना सकते हैं, जैसे कि आपका स्टार्च बना सकते हैं, आपका फ्रक्टोज बना सकते हैं, आपका सुक्रोज बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितने कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग फिक्स कर रहे हो। जैसे आपने 6 कार्बन डाइऑक्साइड यहां से उठाए, यानी 6 बार आपने ये साइकिल चलाई तो 6 कार्बन का ग्लूकोज बना लो। आपने 12 बार ये साइकिल चलाई तो 12 कार्बन का सुक्रोज बना लो। आपने 1000 बार ये साइकिल चलाई, 1000 कार्बन का स्टार्च बना लो। कुछ भी बना सकते हो। ये जो स्टेप है मेरे भाई, इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा रिडक्शन, क्योंकि यहां पर CO2 के ऊपर क्या ऐड हो रहे हैं? हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अब ये जो रिडक्शन है मेरे दोस्त, यहां पर क्या हुआ? यहां पर आपका इनपुट गया, क्या बताया था मैंने? 2 ATP का इनपुट गया और 2 आपका NADPH का इनपुट गया। एंड आउटपुट में क्या निकला? 2 ATP बन गए 2 ADP और 2 NADPH क्या बन गए? 2 NADP पॉजिटिव। तो एक कार्बन के लिए 2 ATP और 2 NADPH लग गए और आपका ट्रायोस फॉस्फेट बन गया। अब ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है ये दोबारा RUBP बनाना चाहेगा। तो ये जो एक CO2 हमने उठाया वो तो हमने यहां पे ट्रांसफर कर दिया, 1 कार्बन। फिर अगला CO2 आया तो यहां पे कितने हो गए? 2 कार्बन। यहां पे फिर अगला CO2 आया, 3 कार्बन हो गए। अगला आया, 4 हो गए। ऐसे 6 साइकिल्स चलेंगी तो 6 कार्बन का ग्लूकोज बन जाएगा। अगला स्टेप यहां पर जो आता है, थर्ड स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। रीजनरेशन आता है। रीजनरेशन आया मेरे दोस्त, यहां पर क्या लगेगा? आपका 1 ATP लगेगा।
यहां पर आपका एक एटीपी लगेगा, एक एटीपी का इनपुट गया, एक आपका एडीपी जो है यहां से निकल गया। ठीक है, तो टोटल एक कार्बन के लिए हमने क्या लगाया, यहां पर हमने दो एटीपी दो एनएडीएच लगाए, एनएडीपीएच और एक एटीपी यहां, तो टोटल क्या हुआ, तीन आपके एटीपी और दो आपके एनएडीपीएच लगाए। अब समझ लो हमें एक ग्लूकोज बनाना है, अगर हमें एक ग्लूकोज बनाना है तो ये कितने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने पड़ेंगे, 6, तो इसको इंटू 6 कर दो कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना इनपुट देना पड़ा, 3 इंटू 6 18 एटीपी लगे, 2 इंटू 6 12 आपके NADPH लगे, बात खत्म। ये आपकी पूरी की पूरी C3 पाथवे है, सिंपल सी बात। अब किताब में जो दिया हुआ है वो देखो एक बार, यहां पर देखो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन, तो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर से CO2 आई और ये CO2 आकर कहां जुड़ गई, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट पे, जो कि 5 कार्बन का एक कीटोन शुगर है। तो 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन क्या हो गया, यहां पे 6 कार्बन का एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बना। ठीक है, और उसके बाद ये अनस्टेबल प्रोडक्ट टूट गया और दो मॉलिक्यूल बन गए आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, यानी 3 PGA के, विच इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी हमारी नहीं लगी। ठीक है, लेकिन अगले प्रोसेस के अंदर जब हमने रिडक्शन चालू करी तो दो आपके एटीपी लगे और दो आपके NADPH लगे पर CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद ट्रायोस फॉस्फेट से आपका सुक्रोज बन गया, यानी 12 कार्बन, अगर आप 12 साइकिल चलाते हो तो आपका सुक्रोज बन जाएगा, और लेट से आपका 1000 कार्बन का स्टार्च है तो 1000 साइकिल चलाओगे तो आपका स्टार्च बन जाएगा। और उसके बाद ये ट्रायोस फॉस्फेट आपका एक एटीपी के इस्तेमाल से रीजनरेट होकर RUBP बना लेगा, यानी सिर्फ एक CO2 जो हमने एटमॉस्फेयर से उठाया है, सिर्फ वो आपका ट्रायोस फॉस्फेट बनाने में काम आएगा, RUBP वैसा का वैसा रीजनरेट होगा। तो अगर हमें 6 कार्बन का ग्लूकोज बनाना है तो 6 बार साइकिल चलानी पड़ेगी। तो पर ग्लूकोज की मैट्रिक्स यहां भी लिख लेते हैं जिससे आपको याद रहे, पर ग्लूकोज की मैट्रिक्स, पर ग्लूकोज की मैट्रिक्स यानी आप 6 कार्बन की बात कर रहे हो तो एटीपी कितने लगेंगे, 6 इंटू 3 यानी आपके 18 एटीपी, एंड आपके NADPH कितने लगेंगे, 6 इंटू 2 दैट इज 12 NADPH। पर ग्लूकोज ये बात हो रही है, और पर CO2 अगर आप बात कर रहे हो तो ये तो यूनिट मैट्रिक्स है, ये तो याद रख लो। तो भाई सीधी सी बात है, जितने कार्बन के लिए करना है उतने कार्बन के लिए निकाल पाओगे। 3 आपके लगेंगे एटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स और 2 आपके लगेंगे NADPH पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। C3 साइकिल आपकी सिर्फ इन 2 पेजेस के अंदर, एक हमने पूरा बेसिक कंसेप्ट तैयार किया है और दूसरा हमने NCERT की एक एक बात को डिकोड किया है, इसके अंदर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए फ्री, एज वेल एज कुछ प्रीमियम नोट्स, कुछ प्रीमियम हैंडबुक्स जो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए लिखी हैं 30 दिन के अंदर, जिससे आपकी प्रिपरेशन हो पाए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारी की सारे मेरे खुद के नोट से डेराइव्ड है, जो मैं एंड के टाइम पे रिवाइज करता था। तो आप लोगों को ब्रिलिक्स की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, यहां पर मुझे फॉलो करो। जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे अपनी डिटेल सबमिट करने के बाद, जो OTP वगैरह आता है उसके बाद, तो आप मुझे फॉलो कर पाओगे। एंड उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है ना दोस्त, ये कहलाता है लाइब्रेरी। यहां पर मैंने जो भी किताबें अपलोड कर रखी हैं वो आप फ्री में लेवरेज कर सकते हैं, जैसे मेरे ब्रह्मास्त्र सीरीज के सारे नोट्स, मेरे बायोबली सीरीज के सारे नोट्स, ये आपको यहां पर मिल जाते हैं। एक और सेक्शन है बहुत प्यारा सा जिसका नाम है स्टोर, यहां पर आप लोगों के लिए सारे के सारे पेड प्रीमियम कंटेंट अवेलेबल हैं, जैसे कि मेरे फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स रैपिड रिवीजन के लिए, जो कि मात्र 120-130 पेजेस में आपका काम खत्म कर देंगे। सारे फॉर्मूला शीट्स अवेलेबल हैं, सेम फॉर केमिस्ट्री, सेम फॉर बायोलॉजी, एंड CUET के भी मॉक टेस्ट है और नीट के मॉक टेस्ट भी बहुत जल्दी आ रहे हैं, एंड दे आर वेरी अफोर्डेबल, दे आर ओनली कॉस्टिंग यू अराउंड 99 रुपीज। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इन सारे के सारे कंटेंट्स को एक बार देखें और एक बार लेवरेज जरूर करें। प्रीव्यू अवेलेबल है जो कि आप फ्री में देख सकते हो, तो एटलीस्ट फ्री में ही देख लो। और इस टॉपिक के फ्री नोट्स लेने के लिए आपको मेरी लाइब्रेरी पे जाना होगा। जो मैं आपको पढ़ाता हूं वो सारे नोट्स फ्री हैं, वो आपको मेरी लाइब्रेरी से मिल जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ब्रिलिक्स इंस्टॉल करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और यहां पर लाइब्रेरी में आकर के मेरे नोट्स का लुत्फ उठाओ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप। आई विल बी कैचिंग यू अप इन कमिंग सेशन, जहां पर हम लोग एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और आज आपका 4 मार्क्स का काम कम से कम डन हो चुका है फॉर नीट 2022, दैट इज अ श्योरिटी। सो बहुत ही ज्यादा खतरनाक टॉपिक्स को
हम लोग यहाँ पर पकड़ेंगे और बायोलॉजी टॉपिक टॉनिक आई होप इट वुड बी अ वेरी गुड सीरीज फॉर यू, आई होप दैट वुड बी अ वेरी हिट सीरीज। तो इसको हम लोग बाकी और कोर्सेज के लिए भी इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप जय हिंद, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। शुक्रिया।